हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं 3 नवंबर की करंट अफेयर। और सबसे पहले आप सबको तहे दिल से शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके साथ के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर प्लीज लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है। हमारा जो कंटेंट है वो टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट न्यूज क्या है हमारे पास। पहले डेज के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज कोई डेज नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नाम याद रख लेना, ये दिया गया है नंदिनी दास को। नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। ये 49 वर्ष की हैं, भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है। और इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया उसका नाम देख लेते हैं। तो कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये 17वीं शताब्दी में जब जो अंग्रेजी राजदूत थे सर थॉमस रो जब भारत जाते हैं, वहां से ये स्टोरी स्टार्ट होती है और जो मुगल काल है उसको पूरा कवर करती है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये जो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज है 2013 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था और अभी 11वें वर्ष में ये पुस्तक है, यानी कि इसकी ये किस बार या किस नंबर की जो ये प्राइज है वो दिया जा रहा है 2023 में। तो 11वें नंबर का ये प्राइज है जिसको दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है दीपेश नंदा को। इनका नाम याद रख लेंगे। और 1 नवंबर 2023 को ये डिसीजन ले लिया गया है। इनके पास 28 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा किस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस हमने मनाया है 31 अक्टूबर को, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की स्टार्टिंग 2014 में करी गई थी जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। तो इस दिन यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस है, इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के युवाओं को केंद्रित करते हुए, उनके ध्यान को केंद्रित करते हुए, उनकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए एक अभियान स्टार्ट किया और इसका नाम रखा मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत यानी कि MY भारत के नाम से आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा। और इसमें स्पेशली जो 10 से 19 साल के युवा हैं उनके ऊपर केंद्रित है ये विचारधारा। और विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए 2047 तक ये टारगेट लिया गया है कि भारत को विकसित भारत की श्रेणी में ला दिया जाएगा। यानी कि जो भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन है वो विकासशील है, उससे भारत को विकसित देश में लाने के लिए जो युवा है उनके योगदानों को ध्यान में रखते हुए 10 से 19 साल के युवाओं को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई है। ये प्लेटफॉर्म लाया गया है जिसका नाम है मेरा युवा भारत, या हम MY भारत के नाम से इस प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं। ओके, देखिए हमारे देश का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब युवाओं का विकास होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की जो 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा है उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं, आई थिंक आप सब इनको पहचानते भी होंगे। ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की जो 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा है उसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। इनका नाम जरूर याद रख लेना। और इन्हें किसे हराया? तो इन्होंने चाइना के तियान जियामिंग को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? देखो, सिंहासन कक्ष का अगर इतिहास देखा जाए तो ये हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, राजनेता रहे हैं, उनका एक प्रमुख स्थल रहा है बैठक कक्ष के रूप में। तो इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है। इस बात के बारे में 31 अक्टूबर को हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई है। तो इस जयंती के अवसर पर ही जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस, इनके द्वारा घोषणा करी गई कि जो सिंहासन कक्ष है उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कक्ष रख दिया जाएगा। ओके, वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई ने कौन सा स्थान हासिल किया है? यानी कि महंगाई के क्षेत्र में अगर जो वहां पे आवास है उसके मूल्य के क्षेत्र में बात करें तो जो मुंबई है उसका चौथा स्थान मिला है। अच्छा, ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा कराई गई? तो वो भी
देख लेते हैं। तो ये रैंकिंग कराई गई है नाइट फ्रैंक के द्वारा, और नाइट फ्रैंक का जो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है जब वो रिलीज किया गया, तो ये जो सितंबर का जो तिमाही है उसके दौरान मुंबई को, जो वहाँ पे घर जो महंगे हैं उसकी रैंकिंग में दुनिया में ही चौथे नंबर पर आता है। नई दिल्ली को 10वें नंबर पर रखा गया है और बेंगलोर को 17वें नंबर पर रखा गया है। अच्छा, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है मनीला। कौन सा शहर सबसे ज्यादा महंगा है रहने के लिए? तो वो है मनीला। ये बताया गया है इस इंडेक्स में नाइट फ्रैंक के। ओके। भारत में सड़क दुर्घटनाओं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत लोग मारे गए हैं? तो 2022 का जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो देखा गया कि भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें 36.5% लोगों की मृत्यु हुई है। और सबसे ज्यादा ये मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो उत्तर प्रदेश में हुई है 13.4%, तमिलनाडु में हुई है दूसरे नंबर पर आता है 10.6%, और महाराष्ट्र में हुई है 9%। ओके, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है, इस बात को याद रख लेंगे। 2012 में 28.2% था, लेकिन 2022 में इसकी संख्या बढ़कर 36.5% हो गया है। और ज्यादातर इसमें 18 से लेकर 45 साल एज ग्रुप के जो लोग हैं वो शामिल हैं जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। अब तक का सर्वाधिक माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में बात किया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात किया जा रहा है, का संग्रह कब रिकॉर्ड किया गया है? यानी कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है अप्रैल 2023 में। और ये कितने % रिकॉर्ड किया गया है या कितने लाख रुपए का है? तो 1.87 लाख करोड़ रुपए का, 1.87 लाख करोड़ रुपए का है, इस बात को याद रख लेना। अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा जो गुड्स और सर्विस टैक्स है उसको रिकॉर्ड किया गया है। ओके, अभी तक 2000 रुपए मूल्य के कितने प्रतिशत नोट रिजर्व बैंक के पास वापस प्राप्त हो गए हैं? तो देखो, रिजर्व बैंक ने 19 मई को ये डिसीजन लिया था कि 2000 के नोट वो बंद कर देगा। तो 2000 के नोट की जो बंदी है उसको चरणबद्ध तरीके से रिजर्व बैंक वापस लेगा अपने पास। तो जब इसकी काउंटिंग करी गई तो देखा गया कि 97% का जो 2000 का नोट है वो अभी तक रिजर्व बैंक के पास पहुंच गया है। अच्छा, टोटल कितने मूल्य के ये जो नोट थे वो छपे थे तो देख लेते हैं। तो देखो, 2000 के नोट छपे थे, 3.56 लाख करोड़ रुपए के हैं ये नोट चलन में थे, जिसमें से 31 अक्टूबर तक 0.10 लाख करोड़ रुपए की जो नोट है 2000 की वो रह गई है, बाकी सारा रिजर्व बैंक के पास वापस आ गया है। तो 97% का जो 2000 का नोट है वो रिजर्व बैंक के पास वापस आ गया, इस बात को याद रख लेना। 31 अक्टूबर तक की डेट के अनुसार ये बात बताया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। ओके, अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा उसका फटाफट। तो सामाजिक कार्यकर्ता है दीनानाथ राजपूत, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो देखो, ये जो कार्यकर्ता है दीनानाथ राजपूत, ये पहले इंजीनियर थे और बाद में सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन्होंने काम किया और वहां पर इन्होंने जो एफपीओ खोला है ना, उसमें इन्होंने ज्यादातर महिलाओं को भर्ती किया। तो एक नक्सली एरिया में महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने जो काम किया है, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार। रोहिणी नैयर कौन थी? तो ये एक अर्थशास्त्री थी और एक प्रशासिका थी। इनकी याद में ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 10 साल की जो श्रेणी है उसमें ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है विहान तल्या, और लगभग 50,000 जो फोटोग्राफ वो प्राप्त हुए थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार विहान तालिया के द्वारा जीता गया है। इन्होंने एक मकड़ी की फोटो खींची थी जिसके लिए। ओके, क्लियर। अच्छा, इसको वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर को फोटोग्राफी के क्षेत्र में ऑस्कर भी कहा जाता है, इस बात को याद रख लेना। WHO क्षेत्रीय निदेशक का जो चुनाव है वो किसने जीता है? तो WHO का जो रीजनल डायरेक्टर का चुनाव है ये जीत लिया है साइमा वाजेद ने। साइमा वाजेद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शेख हसीना जी की बेटी है, इस बात को याद रख लेना। दक्षिण पूर्वी एशियाई वाला जो क्षेत्र है उसकी ये मॉनिटरिंग करेंगी। और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो संगठन है उसका जब WHO वाली जो ब्रांच है, जब उसकी 76 नंबर की बैठक हुई थी तो उसके दौरान ये डिसीजन लिया गया। 2024 से लेकर 2028 तक इनका कार्यकाल होगा और फरवरी 2024 में ये अपना कार्यकाल संभाल लेंगी। ओके, तो याद रख लेंगे साइमा वाजिद का नाम। नेक्स्ट बात करेंगे
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल बनाई गई है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल की टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं शेखर कपूर। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल है और ये जो हमारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये 20 से लेकर 28 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पर? गोवा में। इस बात को याद रख लेना। और ये 54th नंबर का संस्करण है। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनेस्को के द्वारा भारत के किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा करी गई है? तो प्रथम साहित्य का शहर बनेगा कोझिकोड। तो भारत का केरल राज्य का प्रथम शहर बन गया है कोझिकोड, साहित्य का शहर। और जो हमने विश्व शहर दिवस मनाया है 31 अक्टूबर को, उसी दिन इसकी घोषणा करी गई है। और साथ में ही संगीत के लिए जो हमारा शहर चुना गया है वो है ग्वालियर। मध्य प्रदेश का ग्वालियर संगीत के लिए शहर चुना गया है। 2014 में पहली बार यूनेस्को के द्वारा इस तरीके की जो रैंकिंग है वो करी गई थी। और पहली बार 2014 में प्राग को चुना गया था साहित्य के शहर के रूप में। ओके, तो याद रख लेंगे कोझिकोड का नाम। भारतीय वायुसेना के मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान ने अपनी आखिरी विदाई की जो उड़ान है वो कहाँ से भरी है? तो देखो, जो बाइसन मिग 21 है, इसके बारे में पहले मैं बता दूं तो 1963 को इसको शामिल किया गया था भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू एयरक्राफ्ट के रूप में। ओके। अब काफी दिनों से क्या हो रहा था कि ये काफी ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था, जिसकी वजह से इसे उड़ता हुआ ताबूत भी नाम दे दिया गया था। इसीलिए जो हमारी भारत सरकार है उसने इसको धीरे धीरे क्या करा, डीकमीशन करने के लिए सोचा हुआ था। और इसको चरणबद्ध तरीके से 2025 तक भारतीय वायुसेना से पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। तो इसकी आखिरी उड़ान भरी गई है कहाँ पर? बाड़मेर में। इस बात को याद रख लेंगे। और इसने जो अभी भारत पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था 1971 वाला जब युद्ध हुआ था, कारगिल का जब युद्ध हुआ था, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2034 विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा करी जाएगी? तो 2034 फीफा विश्व कप के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो फीफा ये शब्द जरूर जोड़ लीजिएगा। तो फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? देखो, दो देशों ने अपनी दावेदारी पेश करी थी, सऊदी अरब ने और ऑस्ट्रेलिया ने। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दावेदारी वापस ले ली, तो निश्चित रूप से बात है कि सऊदी अरब के पास ये मेजबानी जाने वाली है। गल्फ कंट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले कतर में 2022 में जो है फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था, यानी कि कतर के द्वारा मेजबानी करी गई थी फीफा विश्व कप की, तो वो पहला देश था। अगर सऊदी अरब में ये मेजबानी होती है फीफा विश्व कप के लिए, तो ये गल्फ कंट्री का ये दूसरा देश बन जाएगा सऊदी अरब। ओके, याद रख लेंगे सबको। देश में एक राष्ट्र एक पंजीयन का नियम किसके लिए बनाया गया है? तो देखो, रजिस्ट्रेशन करा जाएगा डॉक्टर्स का राष्ट्रीय स्तर पर और उनको एक यूनिक आईडी प्रदान करी जाएगी। तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो डॉक्टर्स के लिए लेकर आया जा रहा है, जिससे कि वो पूरे भारत में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने उस यूनिक आईडी से। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत सरकार ने फाइनेंशियली हेल्प करी है बांग्लादेश को, दोनों देशों को फायदा होने वाला है। और ये जो 3 परियोजनाओं का उद्घाटन है वो करा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के द्वारा वर्चुअली करा गया है। और साथ में ही कब किया गया है? तो 1 नवंबर को किया गया है। 2022-23 के दौरान देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई है? तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। उनके द्वारा ये बात बोला गया कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं वर्क फोर्स में उनकी संख्या 37% हो गई है। और महिलाओं में जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो भी घटा है और अभी प्रेजेंट टाइम में 2.9% रह गया है। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से बारीकी से समझ लिए होंगे। देखो, कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना तो उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी जरूर हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहे। तो फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में, नए विचारों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है और मेरा भी साथ देते रहना है। बाय बाय, टेक केयर।